हेलो 9th क्लास। आपने पिछले वीडियो में मैटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब ये जो वीडियो है इसमें हमें मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में डिस्कस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको जो 5 पॉइंट इंट्रोडक्शन में दिए थे, यानी कि जो पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन लिया उसमें जब मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे कि हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां डिस्कस करनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं वर्बली इसको, कोई भी मैटर है, इवन लिक्विड, कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। इस बात का प्रूफ है जब हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो हम हर बार उसका मास और उसके द्वारा ऑक्यूपाई स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में काम कर रहा है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो ऑक्यूपाई करने में हेल्प कर रहा है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि मैटर कोई भी हो उसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल जरूर होते हैं और बिना पार्टिकल्स के मैटर बन ही नहीं सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी, यहां पर हमने अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स जो है, बहुत छोटे हैं। देखिए कैसे पता चलता है बहुत छोटे हैं। बेटा मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने पानी भर दिया। ये पानी मेरा 100 ml के करीब है। 100 ml वाटर मैंने इस बीकर में भरा। बेटा मैंने इसमें एक क्रिस्टल डाल दिया, ऐसे करके एक टुकड़ा डाल दिया। ये टुकड़ा किसका था बेटा? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था। ये टुकड़ा था। ये क्रिस्टल जो होता है बेटा नीले रंग का टुकड़ा होता है। अब जब तक मैंने इस पानी को हिलाया नहीं ये टुकड़ा ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ समय बाद, देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये इतना बड़ा है। मैंने उठा के जब डाला तो मुझे ये दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पानी को कॉन्स्टेंटली स्टायर किया विद द हेल्प ऑफ स्टायरर, तो मैंने क्या देखा, इस पूरे पानी के अंदर जो ब्लू कलर है वो आराम से डिस्प्लेस हो रहा है। यानी ये पूरा जो पानी था 100 ml ये नीले रंग का हो गया और मुझे कहीं ढूंढने से भी कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो एक क्रिस्टल था इसके अंदर छोटे छोटे हजारों सैकड़ों मिलियंस जो हैं वो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। अब जैसे ही उन पार्टिकल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो थोरोली इस पानी में फैल गए। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं। मैं उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकती। उनको देखने के लिए अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और वो सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, मतलब पूरे पानी में फैल गए। पानी में फैले हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैटर है वो लिक्विड है, वो भी लगा लीजिए, या जो क्रिस्टल था वो सॉलिड है, वो भी लगा लीजिए। दोनों के दोनों पार्टिकल्स के बने हैं। एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है, देखो बेटा ऐसा होता है पानी का जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये आपका कॉपर का मॉलिक्यूल, कॉपर सल्फेट का। बेटा पानी इसको चारों तरफ से ऐसे घेर रहा है, ऐसे घेर रहा है। ये 2 हाथ और 1 नाक जो है ये पानी के हैं, तो पानी ने चारों तरफ से इसको घेर लिया और ये अकेला इकलौता छोटा सा उनके बीच में छुप गया। तो इसका मतलब मैटर का पार्टिकल इतना छोटा है कि हमें वो दिख ही नहीं पा रहा। पानी कलरलेस होता है, पानी कलरलेस होता है, लेकिन ये छोटे छोटे सब जगह फैल गए तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो कैसे कलर का हो गया? ब्लू कलर का हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका यही अर्थ निकलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। वो थोरोली जब मूव करते हैं या फिर घूम जाते हैं तो हम उनके साइज को
नहीं देख पाते। बेटा ये तो थी दो बेसिक फिजिकल नेचर। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे होता है देखो, मैंने तुम्हें ये सॉल्यूशन बताया। अगर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या ये कॉपर का कॉपर क्रिस्टल इस पानी में घुल पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिक्विड यानी पानी और पानी के बीच में स्पेस है, तभी तो ये यहाँ पर कॉपर पहुंच पाया। अच्छा, कॉपर के क्रिस्टल यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गए यानी टूट गए, तो वो उस खाली जगह में ही मूव कर रहे हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलेगा। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए मैं आसानी से अपने हाथ को इधर उधर घुमा सकती हूँ। पानी के अंदर जो डाइवर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, वो आसानी से स्विम कर लेते हैं ऐसे करके, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बट थिंक अबाउट दैट कि आपको फर्श के ऊपर स्विम करने को बोला जाए, क्या आप अपने हाथों से फर्श को कट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव लेसर स्पेस, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक वुडन ब्लॉक है या फिर मेटल प्लेट है। ये एक मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत के साथ। इनके बीच में स्पेस होना ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो जगह है जहां मैंने अभी डार्क किया है, ये थोड़ा सा स्पेस यहां रह जाता है। इस थोड़े से स्पेस का नाम है वॉइड। और बेटा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम है क्रिस्टल। तो सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन जब क्रिस्टल होते हैं तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है। इस स्पेस को जब हम फिल करते हैं ना तो हम उसको अलॉय बोल देते हैं। वो क्या बना रहे होते हैं? अलॉय। आपने नाम सुना होगा अलॉय व्हील्स, गाड़ियों में डलते हैं, बाइक्स में डलते हैं, अलॉय व्हील्स। सो दिस मेटल प्लेट बिकम्स दी अलॉय। कब बनते हैं? जब इनके अंदर प्रेजेंट खाली स्पेस को हम किसी दूसरे मेटल से भर दें। देखिए सॉलिड की बात की है तो सॉलिड में भी एम्प्टी स्पेस है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। वी कैन मूव वेरी फ्रीली इन गैस। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यस, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। आप यहां तक लिख लीजिए। चलिए बेटा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं फिजिकल नेचर में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा कि particles of matter are moving continuously. Particles of matter are moving continuously. ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे पता चलेगा मूविंग कॉन्टिन्यूअसली? इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं इस डेफिनेशन से दूंगी। डेफिनेशन है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में मैं बताती हूं आपको। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इसको आप इंटरमिक्सिंग बोल सकते हो बट इट इज नॉट द राइट डेफिनेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल आप इसको राइटली कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration
कंसंट्रेशन शब्द यहां पर आप मात्रा से मान के चलिएगा, ज्यादा मात्रा, कंसंट्रेशन। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अगरबत्ती। आप इसको इंटेंस स्टिक बोलते हो, मैंने हिंदी में ही लिख दिया अगरबत्ती, ठीक है। आप इसको इंटेंस स्टिक बोलते हो, स्टिक्स यानी कि खुशबू वाली छड़ियां, स्टिक्स, ठीक है। खुशबू आ रही है, आप अपने घर के किसी कोने में एक पूजा घर है, उस पूजा घर में अगरबत्ती जला रहे हो, ठीक है। जब आप अगरबत्ती नहीं जलाते हो तब तक किसी को पता नहीं चलता कि अगरबत्ती जल रही है, लेकिन जैसे ही आप पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धीरे धीरे वो अगरबत्ती की खुशबू सभी जगह फैल जाती है, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। तो कहते हैं वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू है। बेटा ये धीरे धीरे कैसे फैली? जहां पर अगरबत्ती जल रही थी वहां पर कंसंट्रेशन कैसी थी? हाई। वहां पर पार्टिकल्स ज्यादा थे, खुशबू वाले। धीरे धीरे आपके इस एयर में, गैस में, वो पार्टिकल्स कहां मूव करना शुरू करते हैं? जहां पर खुशबू नहीं थी। तो धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग हो गई वो दो तरह के पार्टिकल की, एक वो पार्टिकल जिनमें खुशबू नहीं है, एक वो पार्टिकल जिनमें खुशबू है। वो सभी चारों तरफ मिक्स हो गए, लेकिन ज्यादा से हम किस तरफ चल पड़े? कम की तरफ, यहां जहां पर खुशबू नहीं थी। तो हमने इसको क्या नाम दिया? हमने नाम दिया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है बेटा वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। डिफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। और डिफ्यूजन रेट इज मिनिमम इन सॉलिड, और सॉलिड में सबसे कम होता है। आप एक बात सोचकर देखिएगा कि कई बार आप कोई खुशबू वाली चीज, ऐसी खुशबू क्या है? खुशबू एक गैस है, गैस के अंदर पार्टिकल्स का ट्रांसफर है, तो वो आसानी से सभी जगह फैल जाती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। कैसे मूव करते हैं मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं। ये एक डिब्बा है, बंद बॉक्स है। इस बंद बॉक्स में बेटा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। बेटा इनके मूव करने का एक कारण है। ये पार्टिकल्स जो हैं इनके पास, सबके पास खुद की एनर्जी होती है। जैसे ये 1 है तो इसकी एनर्जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। सबके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है और सब अपनी अपनी एनर्जी के साथ किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दें, जैसे जब हमने अगरबत्ती जलाई तो हमने उसको टेम्परेचर दिया ना, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे देते हैं तो इनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। क्योंकि बेटा किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। बर्फ में जब टेम्परेचर 0 होता है, फ्रीज करने पर, ये मॉलिक्यूल्स भी 0 वेलोसिटी पर होते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो फ्रीज। आपको गर्म खाने की खुशबू ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि वहां पर क्या ज्यादा होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा, और वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। और इंटरमिक्सिंग को हम क्या डिफाइन करते हैं? डिफ्यूजन। क्या आपको कभी ठंडे खाने की खुशबू आती है? नहीं आती। फ्रिज में रखे खाने की खुशबू आपको कभी नहीं आती, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? कम। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कम। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो बेटा पार्टिकल्स मूव बहुत स्लो करेंगे। अगर उनकी मूवमेंट स्लो है तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज की खुशबू है ना? तो बेटा ये इस तरीके से जो है ये मूविंग, जो पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स की मूविंग जो है वो कॉन्टिन्यूअसली होती रहे। सॉलिड के केस की बात कर रहे हैं। आप देखो, अगर आप एक रुई का गोला लेते हो, रुई कॉटन का, और आप उसको किसी कलर्ड पाउडर के ऊपर डिक करते हो तो वो सरफेस पर रहती है, कभी अंदर नहीं घुसती ना। अब वही आप रुई, अगर ये चौक है, मेरे पास एक चौक है, मैं आपको चौक दिखाती हूँ। मेरे पास ये चौक है,
इस चौक पर मैं एक ड्रॉप इंक की डाल दूंगी, तो आप मुझे बताना वो इंक इस पूरे चौक को कितने समय में कवर करेगी। मुझे तो लगता नहीं कि वो पूरे को कवर करेगी, और जिस हिस्से को मैंने इंक से भरा मैं उसको अगर ब्रेक करके देखती हूँ तो इंक अंदर भी नहीं जाती। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं था तो वो मूव नहीं कर पाए। ठीक है, मूवमेंट के लिए स्पेस होना जरूरी है। लिक्विड के अंदर मैंने आपको कॉपर क्रिस्टल का एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था कि कॉपर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं तो वो कलर भी इंपार्ट करते हैं। आप किसी कलरलेस पानी के अंदर एक ड्रॉप कलर की डालकर इसको हिलाइए, पूरा पानी कलर्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वहां भी डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू गैस थोड़ा सा कम हो रहा है। सबसे ज्यादा गैस में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पर। स्पेस होगा तो मूव करेंगे, स्पेस नहीं होगा तो मूव नहीं करेंगे। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। फटाफट इसको लिखिए और थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये इस बात पे निर्भर होता है कि अट्रैक्शन कैसे समझाया जाए। बेटा, जो सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर जब हम पार्टिकल्स को देखेंगे, चेक करेंगे, तो बेटा वो एक दूसरे को इतना कॉम्पैक्टली जोड़ कर रखते हैं कि उनको हम जल्दी से तोड़ नहीं पाते। इस जुड़ाव का ही नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस जोड़ का ही नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सॉलिड में ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बेटा थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। अगर थोड़ा सा स्पेस आ गया है तो हम इसको बोलते हैं बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। सॉलिड में सबसे ज्यादा था, लिक्विड में अब कम हो गया। और बेटा गैस के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। इट मीन्स दे आर टू मच फार, बहुत दूर हो जाते हैं, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। यहां से जो क्वेश्चन मैंने आपको स्विमर्स वाली बात की थी कि एक जो स्विमर होता है वो पानी को कट कर पाता है, तो कट क्यों कर पाता है? बिकॉज इट हैज स्पेस एंड इट हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो नुकसान नहीं करता, हम उसको आसानी से पार कर जाते हैं। हवा में हम आराम से अपने हाथ हिला सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ लॉट ऑफ स्पेस होता है और साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो हमें कोई भी पार्टिकल जो है वो हर्ट नहीं करेगा। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड, इफ यू वांट टू हिट द सॉलिड सरफेस, सपोज आयरन अलमीरा है, मैं उसको हिट कर रही हूं, तो मैं उसको हिट नहीं कर पाऊंगी, मैं हर्ट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? मैक्सिमम। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे मैटर को आगे क्लासिफाई करने में भी हेल्प कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड में होता है, तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए। जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे होंगे तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। ठीक है, स्ट्रेच हो गया, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ेंगे वो रिगेन कर लेगा। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ने थोड़े समय के लिए अपनी शेप को चेंज किया था, जैसे ही आपने उनके बीच की फोर्स को लेस कर दिया, दे अगेन बिकम्स रबर बैंड, वो फिर से रबर बैंड बन गए। यहां से भी पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव नेचर समझ में आता है कि दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो बेटा इसी प्रॉपर्टी के साथ हमने फिजिकल नेचर जो है पार्टिकल्स का वो डिस्कस कर लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे और आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं, आगे का जो टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको राइट डाउन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।